तो बच्चों, आज का अपना विषय है संधि। तो संधि को हम समझेंगे दो या दो से अधिक वर्णों के योग से उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है। दो या दो वर्णों के योग से, जहां पर वर्णों का योग हो रहा है, उनमें जो विकार, वहां पर जो परिवर्तन होगा वो संधि कहलाती है। इसी के विपरीत जबकि अपन ने समास में पढ़ा था दो या दो से अधिक पदों, वहां पर पद मिल रहे थे, यहां पर केवल वर्ण मिलेंगे, क्योंकि समास में जब पद आपस में मिलते हैं तो वहां पे परिवर्तन कुछ भी नहीं होता है, वहां पे किसी चीज का लोप हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखें अधिक वर्णों के योग से उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, जबकि समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। संधि 3 प्रकार की होती है, जबकि समास आपके 6 प्रकार के होते थे। तो इस प्रकार से संधि की परिभाषा है, आप लिख सकते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के योग से उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है। संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, अच संधि। अच मतलब संस्कृत में होता है स्वर, अर्थात पहली संधि है स्वर संधि, दूसरा है हल। हल का अर्थ संस्कृत में होता है व्यंजन, अर्थात दूसरी संधि का नाम है अपना व्यंजन संधि, और तीसरी संधि है विसर्ग संधि। तो अब हम अपने क्रमशः वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके एक एक संधि पढ़ेंगे, तो क्रम से आप एक भी वीडियो अपने देखना ना भूलें और प्रत्येक संधि का गहराई से अध्ययन करें, क्योंकि संधि एक बार अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो आप कभी भी संधि भूल नहीं सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्वर संधि। तो देखिए स्वर संधि, स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। जब किसी भी दो वर्णों का मेल होगा, अर्थात जैसे विद्या धन आलय, तो अब यहां देखेंगे कि यहाँ पे जो मेल है, यहाँ पे बड़ा आ और यहाँ पर भी बड़ा आ, अर्थात यहाँ भी एक स्वर हो गया और यहाँ पर भी एक स्वर होगा। इस प्रकार से जब स्वर और स्वर का मेल होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इसी प्रकार से कोई भी मान के चलो अपन ने देव लिखा हुआ है और इंद्र लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे लिखा गया है कि स्वर से स्वर, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देव, देव अर्थात छोटा बा। तो हमने स्वर जो है, स्वर की परिभाषा ये है कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं, और व्यंजन की परिभाषा ये है कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पे देव अर्थात वा व्यंजन लिखा हुआ है, क्योंकि लेकिन जब इसको हम बोलेंगे, इसका उच्चारण करेंगे, तो इसके अंत में क्या निकलेगा? आ, वा, अर्थात यहाँ पे क्या कहलाएगा? छोटा आ। तो ये कोई भी वर्ण लिखा हुआ हो वो तब तक स्वर कहलाएगा जब तक कि उसमें हलंत या उसमें विसर्ग नहीं लग जाएगा। संधियों में ये नियम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कोई भी शब्द लिखा हुआ है, जैसे मान के चलिए राम लिखा हुआ है या कोई भी ऐसा शब्द लिखा है, तो हमें बताना कि इसमें कौन सी संधि होगी। तो इसमें तब तक स्वर संधि होगी जब तक कि या तो इसमें हलंत ना लगा दिया जाए या फिर इसमें विसर्ग ना लगा दिया जाए। जैसे इसमें हलंत लग जाएगा तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी, और जैसे इसमें विसर्ग लगा दिया जाएगा तो वो विसर्ग संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहती है। आगे स्वर संधि 6 प्रकार की होती है। 6 प्रकार में सबसे पहला दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और पूर्व रूप स्वर संधि। इसी को अगर हम कहें संस्कृत में, तो संस्कृत में हिंदी में केवल 5 संधियां होती हैं। पूर्व रूप संधि का हिंदी में कोई स्थान नहीं होता है, वहां पे केवल 5 संधियां ही होती हैं। अब हम चाहें तो यहीं पे इनको छोटे से रूप में समझ सकते हैं कि ये संधियों के आगे हम किस तरह से पहचान करते हैं, लेकिन हम एक एक करके देखते हैं। तो हम देखिए सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि को हम समझेंगे। दीर्घ स्वर संधि क्या है? तो देखिए दीर्घ स्वर संधि, तो दीर्घ स्वर संधि को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, अर्थात जब संधि के स्थान पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री शब्द पहचान स्वरूप होते हैं, वह दीर्घ स्वर संधि होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अगर हम संधियों को पहचान, संधि में होता क्या है, तो संधि में 2 चीजें होती हैं। या तो हम संधि को
तोड़ सकते हैं या फिर संधि को जोड़ सकते हैं। मान के चलो ये संधि लिखी हुई है और हमें इसको क्या करना है, इसका विच्छेद करना है। तो हम एक शब्द इसका यहां लिखेंगे और एक शब्द इसका यहां लिखेंगे। तो ये कहलाता है संधि का विच्छेद। क्योंकि जो स्वर संधि है उसका विच्छेद अति महत्वपूर्ण है कि आखिर इसका विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है। जबकि व्यंजन और विसर्ग संधि में होता क्या है कि जब शब्द लिखे हुए होते हैं उनको आपको संधि बनानी पड़ती है, अर्थात संधि को योग करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम दीर्घ स्वर संधि को समझेंगे कि संधि का अर्थ है, दीर्घ स्वर संधि का अर्थ है बड़ा, और जब संधि के स्थान पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा रू, ऊ और ऋ शब्द होते हैं तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। अब इनका विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है, तो इनका विच्छेद निम्न प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए इनका विच्छेद। तो देखिए आपके सामने दीर्घ स्वर संधि के चारों नियम लिखे हुए हैं। अब हम उनको किस तरह से समझेंगे, तो सबसे पहले देखिए जब छोटा और छोटा मिलता है तो बड़ा बनता है। इसी प्रकार से चाहे छोटा और बड़ा मिले तो भी बड़ा बनेगा, बड़ा और छोटा मिलेगा तो भी बड़ा बनेगा, बड़ा आ और बड़ा मिलेगा तो भी बड़ा आ ही बनता है। तो ये जो चार नियम है यही सब में लागू है। छोटी छोटी बराबर बड़ी, छोटी बड़ी बराबर बड़ी, बड़ी ई छोटी ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई बड़ी ई बराबर बड़ी ई। इसी प्रकार से छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। और री के लिए एक ही नियम है, री धन री बराबर ऋ। तो इस प्रकार से ये दीर्घ स्वर संधि, तो ये हुआ इसको बनाना, और ये है इसको तोड़ना। क्योंकि दीर्घ स्वर संधि में संधि को तोड़ना हमें अनिवार्य रूप से आना चाहिए। तो अब ये देखिए यहाँ पे दो नियम लिखे हुए हैं, एक और दो। तो यहां से हम आधा आधा करेंगे। जब भी संधि के स्थान पर बड़ा आ शब्द होगा तो इनको चार नियमों के तहत तोड़ा जाएगा। या तो इस तरफ छोटा शब्द आएगा, या इस तरफ छोटा, या इस तरफ बड़ा आएगा, या इस तरफ बड़ा। इस प्रकार से प्रत्येक संधि चार तरीके से टूटेगी। तो जो नियम यहाँ पे लागू है वही यहाँ पे है और वही यहाँ पे है। अंतर सिर्फ इतना है, जब इन चार शब्दों का चयन किया जाता है तब केवल एक ही संधि सही होती है, और उन सही शब्दों का चयन ही हमारा स्वर संधि का नियम है। तो देखिए एक एक उदाहरण हम आपको लिख कर देते हैं, उसके बाद आप प्रयास करना। तो देखिए आपके सामने चारों संधियों का एक एक उदाहरण लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इसको विच्छेद कर देंगे, क्योंकि इसका एक ही नियम है, इस तरफ भी ली होनी है और इस तरफ भी ली होनी है। तो इसका विच्छेद हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि पितृधन ऋणम, अर्थात पितृणम। तो ऐसा कोई शब्द आता है तो उसका एक ही विच्छेद होता है, इस तरफ से नीचे वाली ली आ जाएगी और इस तरफ इसी का आ जाएगा। अब देखिए ऊपर के इनके विच्छेद। तो सबसे पहले आपका शब्द लिखा हुआ है धर्मात्मा। तो धर्मात्मा का जब हमें विच्छेद करना है तो हमें याद है कि हमारा संधि के स्थान पे क्या है, बड़ा आ, और जब बड़ा आ है तो हमें इन चार तरीके से विच्छेद करना है। जब उन चार तरीके से हम विच्छेद करेंगे इन संधियों का तो सही केवल एक ही विच्छेद होगा हमारा। तो देखिए सबसे पहले हम इसका विच्छेद करेंगे। नंबर एक, अपना नंबर एक बनेगा धर्म, और यहां से कर रहे हैं विच्छेद तो दूसरा भी हमारा बन जाएगा क्या, धर्म। अब तीसरा विच्छेद होगा धर्मा, और चौथा विच्छेद भी होगा धर्मा। तो यहां से हमने इस बड़ा का विच्छेद इस नियम के तहत कर रहे हैं। तो पहला शब्द धर्म, दूसरा धर्म, तीसरा धर्मा और चौथा भी धर्मा। इसी प्रकार से हम इसका विच्छेद इस प्रकार से करेंगे। तो पहला शब्द बनेगा गिरी और दूसरा भी बनेगा गिरी, और तीसरा शब्द बनेगा गिरी बड़ी री, और चौथा शब्द भी बनेगा बड़ी री। अब इसी प्रकार से ये विच्छेद कर दिया। अब इसका विच्छेद करेंगे तो इसका भी चार तरीके से होगा। पहला शब्द हो जाएगा भानु, दूसरा शब्द भी हो जाएगा भानु। अब इसी प्रकार से तीसरा शब्द होगा भानु और चौथा शब्द हो जाएगा भानु। तो आप देख सकते हैं कि हमने इन शब्दों का विच्छेद चार तरीके से कर दिया है। अब अगला शब्द हमें चाहिए तो हम सबके रूप में एक धन लगा देंगे। धन ये हमने लगा लिया है चारों के लिए एक धन। अब दूसरा शब्द इसमें क्या होगा, छोटा और बड़ा आ, छोटा और बड़ा आ। तो सबसे पहले यहां से एक शब्द निकलेगा आत्मा, दूसरा शब्द निकलेगा आत्मा, तीसरा शब्द फिर से निकलेगा आत्मा, और चौथा क्या निकलेगा, आत्मा। अब यहाँ पे छोटी और बड़ी ई, तो पहला शब्द निकलेगा यहां से इस, और दूसरा निकलेगा ईस, फिर से तीसरा शब्द निकलेगा इस, और चौथा निकलेगा ईस। अब यहाँ पे अब तीसरा शब्द निकलेगा इस और चौथा ईस।
यहाँ पे छोटा ऊ और बड़ा ऊ निकलना है तो पहला ऊर्जा और दूसरा ऊर्जा, इसी प्रकार से तीसरा ऊर्जा और चौथा ऊर्जा। तो अब जब इतने शब्दों का हमने विच्छेद कर लिया है, एक शब्द का विच्छेद हमने चार चार तरीके से कर लिया है। अब इतना विच्छेद करने के बाद अब हमें इन शब्दों में से एक ऐसा जोड़ा चयन करना है जिनके दोनों दोनों बिल्कुल सटीक अर्थ हों, और जब हम दोनों शब्दों का सटीक अर्थ चयन कर लेते हैं तो वो हो जाता है हमारा समास संधि विच्छेद। तो यहां पे देखेंगे हमारा पहला शब्द धर्म, ये शब्द सही है और अर्थात दूसरा शब्द भी सही है, अर्थात हमारे ये दोनों शब्द सही हैं लेकिन ये दोनों शब्द गलत हो चुके हैं। ठीक, यहाँ पे हम देखेंगे गिरी, गिरी, गिरी का अर्थ होता है पर्वत, अर्थात ये दोनों सही है जबकि ये दोनों अर्थ हमारे कैसे हो गए हैं, गलत। और यहाँ पे देखेंगे भानु, भानु अर्थात होता है सूर्य, अर्थात ये दोनों शब्द हमारे सही है जबकि नीचे वाले दोनों अर्थ हमारे गलत हो चुके हैं। अब हमें देखेंगे हमारा एक एक शब्द दो दो सही हो गए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो पहला शब्द लिखा है आत्मा, जो कि हमारा कैसा है, गलत। दूसरा शब्द क्या हो गया, आत्मा। इस प्रकार से पहला और तीसरा शब्द गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस शब्द गलत है और दूसरा शब्द सही है। यहाँ पे ऊर्जा शब्द गलत हो गया है और ऊर्जा शब्द सही हो गया है। अब देखिए हमारे दो शब्द इस तरफ सही है और दो शब्द इस तरफ सही है, तो हम पहले सही सही शब्दों का चयन कर लेते हैं, गलत गलत शब्द आपके यहाँ से हटा देते हैं। तो ये हमने गलत शब्दों को यहाँ से हटा दिया है। अब इसी तरफ से पहला शब्द और तीसरा शब्द, ये आप बिल्कुल गौर से समझना कि आखिर हो क्या रहा है। तो देखिए इस प्रकार से हमने गलत गलत शब्दों को यहां से हटा दिया है। तो हम देखेंगे कि हमारा पहला शब्द वाला हट चुका है, अर्थात ये शब्द हमारा नहीं बनेगा, अर्थात सही जुड़ा क्या बन जाएगा, धर्म धन आत्मा। इसमें देखेंगे हम गिरी धन ईश, और यहाँ पे देखेंगे भानु धन ऊर्जा। तो इस प्रकार से इसका एक शब्द गलत था, 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 और यहाँ पर जो शब्द थे वो दोनों गलत थे, यहाँ पर भी दोनों शब्द गलत थे और यहाँ पर भी दोनों शब्द गलत थे। अर्थात सही जुड़ा जो बना वो हमारा इस तरीके से केवल एक शब्द बना पाया है, चार चार शब्दों में से केवल एक एक शब्द ही सही हो पाए हैं, धर्म धन आत्मा, गिरी धन ईश, भानु धन ऊर्जा। तो इस प्रकार से हम दीर्घ स्वर संधि का विक्रय कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप घर पे अभ्यास करेंगे तो उनका और भी आगे विच्छेद कर सकते हैं। अब अगले संधि में हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। क्रमशः वीडियो लगातार चलेंगे, आप देखना ना भूलें। धन्यवाद।